जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1992 का जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे कि PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो 1992 का पेपर 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है 4 प्रश्न होते हैं ABCNT, ठीक है। और पेपर 2 सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि आपको इन चारों प्रश्नों में आपको कमेंट करने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, ठीक है। 4 प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों के ही हमें उत्तर देने हैं। कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। 1B हो गया ओपन वर्सेस सीक्रेट डिप्लोमेसी। देखो डिप्लोमेसी में 2 तरीके होते हैं, एक तो ओपनली जो भी समिट वगैरह होते हैं, जो डिप्लोमेट्स वगैरह डील वगैरह करते हैं वो। दूसरा है सीक्रेट डिप्लोमेसी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत होता था, जैसे सोवियत यूनियन और जर्मनी का जो है सीक्रेट जो है संधि हुआ था, ठीक है। डिप्लोमेसी उसी को कहते हैं जो कि अंदरूनी तौर पे किया गया 2 राष्ट्रों के मध्य में कूटनीति, ठीक है। आगे है 1C कंपल्सरी जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कुछ कंपल्सरी जुरिडिक्शंस हैं, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं कमेंट करें। 1D चाइनास मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। देखो चाइना मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर लिखते हैं। तो इसमें चारों के चारों क्वेश्चन जो है ना फैक्चुअल नेचर के हैं, ठीक है। इसमें उतना कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है बस इन चीज़ों का ध्यान रखें, 200 शब्दों की शब्द सीमा, 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डिस्पाइट नंबर ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, द कॉन्ट्रेरी द स्टेट हैज़ बीन एंड रिमेन द प्राइमरी ऑक्टोपस एक्टर्स इन द ग्लोबल सिस्टम। देखो एक बार एक चीज़ जान लो आप, इस ग्लोबलाइज्ड इरा में या ग्लोबलाइज्ड इरा से पहले भी कोई भी 2 देशों के मध्य में संधियाँ होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था या कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, तो जैसे जैसे लोग जो है अपने आप को संगठित करते गए तो एक नए कस्बे से फिर गांव से फिर जो है धीरे धीरे राज्य की स्थापना हुई। तो जैसे जैसे राज्य और स्टेट बनने प्रारंभ हुए, राज्य राजवाड़े प्रारंभ हुए, तो एक दूसरे राज्यों में लड़ाइयाँ वगैरह होने लगी। फिर धीरे धीरे जो है इस मॉडर्न नेशन स्टेट में, मतलब इस आधुनिक युग में जब नए नए राष्ट्र राज्य बनकर उभरे हैं, तो आज भी फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आया। तो इस ग्लोबलाइज्ड एरा में आज भी भले ही पूरी दुनिया में कुछ भी होता हो, उसके केंद्र में और केंद्र बिंदु में राज्य और राष्ट्र ही रहता है, ठीक है। जैसे अब किसी एक दूसरे देश के बीच में युद्ध हुआ तो राज्य की या तो सीमा बढ़ाना हो या दूसरा देश है वो राज्य को सुरक्षित करना हो, दूसरा कारण हो सकता है। दूसरी बात है कि किसी भी देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं तो राज्य के लोगों की वृद्धि और विकास हो, ठीक है, राज्य की उन्नति हो। केंद्र में राज्य ही रहता है, केंद्र में स्टेट ही रहता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, इस वर्तमान स्थिति में अभी कहा जा रहा है कि डिस्पाइट नंबर ऑफ ट्रेंड द कंट्री द स्टेट हैज बीन एंड रिमेन द प्राइमरी एक्टर इन द ग्लोबल सिस्टम। और इस पूरे के पूरे ग्लोबल सिस्टम में, इस वैश्विक सिस्टम में के केंद्र में राज्य ही होता है, चाहे कुछ भी जो है पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर कोई भी क्रियाकलाप चल रहे हैं। आगे है इलुस्ट्रेटेड द स्टेटमेंट बाय एनालाइजिंग द फैक्टर व्हिच हेल्प क्रिएट स्टेट एंड द रीजन फॉर द प्राइमरी ऑफ स्टेट ऐसा अक्रॉस इन इंटरनेशनल रिलेशन। और देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फॉरेन पॉलिसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इस ग्लोबल सिस्टम में राज्य का क्या योगदान होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड सिस्टम में, डिस्पाइट की बहुत कॉन्स्टेंट आ रहे हैं। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब है कि बाधा। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो कुछ लोग कहते हैं कि राज्य की सॉवरेनिटी को धीरे धीरे वो इरोड कर रहा है, कम कर रहा है, राज्य की शक्तियाँ धीरे धीरे बट रही हैं, ठीक है। क्योंकि पहले राज्य बहुत प्रभावशाली होता था, प्रभुत्वशाली होता था, कि कोई भी व्यापार वगैरह राज्य ही देखता था। अब जो है बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो है कंपनी वगैरह आ गई कि कई एक राज्यों से ज़्यादा उसकी तो कह सकते हो इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है कि आप जो है कह सकते हो ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों की भूमिका या फिर राज्य किस प्रकार से
केंद्र की भूमिका में रहता है, केंद्र बिंदु के रूप में वो कार्य करता है। इस पर आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि द यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ पॉलिटिकल सिस्टम एक्टिंग इन अ वैक्यूम, ठीक है, नॉर डज इट ऑपरेट अबव इंटरनेशनल सिस्टम कमेंट। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना तो ये वैक्यूम में काम करता है, वैक्यूम मतलब एकदम खाली, जिसे कि हवा भी निकाल लिया गया हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन का बहुत योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ना तो पूरी एकदम वैक्यूम में काम करता है कि पूरी एकदम स्थिति सामान्य है, और ना तो जो है कह सकते हो कि नॉट डज इट ऑपरेट एबव देन, और ना ही यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ऊपर होकर काम करता है। कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है। यही इस प्रश्न के माध्यम से जो है पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप इसे फिर से सुनना कि द यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ पॉलिटिकल सिस्टम एक्टिंग इन अ वैक्यूम। यूनाइटेड नेशन जो है एक कोई ऐसा पॉलिटिकल और राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जो कि वैक्यूम में काम करता हो, ठीक है। और दूसरा, ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ऊपर होकर काम करता है, मतलब बीच में ये काम करता है सामंजस्य बनाकर, ठीक है। इस पे आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, कमेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 समझने का प्रयास करते हैं। डिस्पाइट अलायंस, यद्यपि अलायंस मतलब गठ जोड़, सबका एक जैसे होता है ना कि नाटो एक अलायंस था, ठीक है, यूएसएसआर वार्सा पैक्ट के द्वारा अलायंस बनाया, और बहुत सारे छोटे मोटे अलायंस जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं ना, वो चलते रहते हैं। एक होता है अलायंस मतलब होता है गुट, ठीक है। तो डिफाइन अलायंस, अलायंस को डिफाइन करना है। इसके आगे व्हाट इज द रोल ऑफ अलायंसेस इन पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स में अलायंस का क्या योगदान है भाई। लोग जो है, अब जैसे आप ही लोग जो है दोस्ती क्यों करते हैं, दोस्ती करने का उद्देश्य, अब देखिए स्कूल वगैरह में भाई उसने हमको मारा, अच्छा तुम हमारे दोस्त हो तो चलो तुम्हारे जो है हम कारण जो है लड़ने जाते हैं। यही दोस्ती का कारण होता है ना, कि हम दोस्ती एक दूसरे से ऐसी इसलिए करते हैं, जैसे मान लो हमारा कभी रबड़ पेंसिल या कटर छूट गया तो हम अपने दोस्तों से मांग लेंगे, किसी दिन लंच भूल आए या किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई ठीक है, या किसी मुसीबत या संकट में पड़ गए। तो अलायंस करने का कॉमन अगर लैंग्वेज में बात करूं तो यही मेन फोकस होता है कि आप जो है किसी संकट या विपत्ति में होते हैं तो आपको जो है जब ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है उनसे मदद मांग सकते हैं। तो डिफाइन अलायंस है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अलायंस इन पावर पॉलिटिक्स, राजनीतिक के दृष्टिकोण से, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स में अलायंस का क्या महत्व होता है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ अलायंस इन अ न्यूक्लियर एज, और इस न्यूक्लियर एज में मतलब इस परमाणु और अणु का जो दौर है, मतलब कई एक राष्ट्र जो है न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर चुके हैं, इस युग में जो है अलायंस का क्या महत्व है, इस पर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है यह व्यक्त करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी का प्रश्न समझने और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।